हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हमने बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में एंड जिसमें हमने समझा था बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होती हैं और किस तरीके की सर्विसेज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती हैं टू ऑपरेट सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें हमने बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत करी थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पढ़े। तो 5 तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेकंड विल बी करंट अकाउंट, थर्ड विल बी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट सबसे बढ़िया तरीके का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा एफडी से कम ही मिलता है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट को चलाते हैं, ठीक है, आपके खर्चे भी रेगुलर होते रहते हैं और आपकी सैलरी भी आती है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे कि 25,000 रुपए का एक अमाउंट है जो फिक्स कर देंगे कि साहब सेविंग्स बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन हो, इसके ऊपर जितना भी है वो सारा का सारा एफडी में। तो आपके एक अकाउंट बैलेंस के दो हिस्से, एक पोर्शन पे आपको सेविंग्स बैंक जितना इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे पे आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है साहब, अब हमने समझना है बैंकिंग सर्विसेज को। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी या सब हेडिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ही बैंकिंग सर्विसेज। बैंक किस तरीके की सर्विसेज देता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। सब आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया हुआ है बैंक से, ठीक है जी, तो वही होता है बैंक ड्राफ्ट। A bank draft, also known as demand draft, is an instrument which is used for the transfer of funds. Which is used for the transfer of funds. Anybody can obtain a bank draft. सब बैंक ड्राफ्ट जो है वो कोई भी ले सकता है किसी भी बैंक से। After depositing the amount in the bank. After depositing the amount in the bank. The bank charges some commission. The bank charges some commission in lieu of its services. तो बैंक साहब अपने कुछ पैसे लेता है इन सर्विसेज के लिए। ठीक है, सेकंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी आपने पढ़ा हुआ है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इस तरीके का अकाउंट जहां पर आप अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपने बैंक अकाउंट में जमा करा रखे हैं 1000 और आपके पास ऑप्शन है कि आप 10,000 रुपए तक, -10,000 तक विड्रॉ करा सकते हैं। यानी कि आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं तो आप 11,000 रुपए तक विड्रॉ करा सकते हैं। -10,000 तक बैलेंस आपका जा सकता है। लिखेंगे जी सेकंड, बैंक ओवरड्राफ्ट।
The bank allows a customer to overdraw his current account balance up to an agreed limit. Up to an agreed limit. Interest is payable to the bank on the overdrawn amount. Interest is payable to the bank on the overdrawn amount. The bank also keeps collateral security. The bank also keeps collateral security such as shares, debentures, etc. Such as shares, debentures, etc. The rate of interest charged by banks is lower than that on कैश क्रेडिट्स. जितना सीसी पे ब्याज लेते हैं बैंक, अभी इसके नेक्स्ट ही है कैश क्रेडिट, तो बैंक ओडी पर उससे कम ब्याज लिया जाता है, कम इंटरेस्ट लिया जाता है. ठीक है. थर्ड, कैश क्रेडिट्स या कैश क्रेडिट. A cash credit is a short-term loan given by a bank to a company. Given by bank to a company. The borrower is sanctioned a credit limit the borrower is sanctioned a credit limit up to which it may draw amounts from the bank. It may draw amounts from the bank. The credit limit is determined by the
bank's estimation of the borrower's credit worthiness. Credit limit is determined by the bank's estimation of the borrower's credit worthiness. And the last, necessary collateral is obtained by the bank before sanctioning a CC limit. So a cash credit is a short-term loan given by a bank to a company. बोरर को एक सीसी लिमिट दे दी जाती है, ठीक है, कि साहब आप इतने तक पैसा एक्सेस में विड्रॉ करा सकते हैं। तो सीसी और एक लोन में फर्क क्या है मैं समझा देता हूं। साहब मेरे को अभी लाख रुपया चाहिए और 10 दिन बाद फिर 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, फिर 2 महीने बाद 3 लाख रुपया और चाहिए होगा। तो क्या है कि मेरे को आज 10 लाख रुपया नहीं चाहिए इकट्ठा, ठीक है, मेरे को थोड़े थोड़े पैसे कुछ कुछ वक्त के बाद चाहिए। तो मैं इकट्ठा अगर आज 10 लाख रुपए का लोन ले लूं तो साहब मेरा फर्स्ट डे से ही जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पे चार्ज होगा। और वही अगर 10 लाख रुपए मेरे को अगले 6 महीने के अंदर चाहिए, देन आई शुड ऑप्ट फॉर अ सीसी लिमिट, कि जितना जिस पॉइंट तक आपने विड्रॉ किया हुआ सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं बैंक लोन पूरा का पूरा 10 लाख का पहले दिन से उठा लूं तो पूरे 10 लाख रुपए पे मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस हर बार हमेशा जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके पास एक सीसी लिमिट बैंक की चल रही होती है हमेशा से, ठीक है। तो सब 3 तरीके की बैंकिंग सर्विसेज जो हमने पढ़ी। नंबर 1 विल बी द बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, सेकेंड विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द थर्ड विल बी कैश क्रेडिट सीसी लिमिट। हेडिंग लिखेंगे अगली, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग तो साहब अभी तक जो हमने बात करी वो उस तरीके की बैंकिंग का इस्तेमाल करते थे आपके पापा या आपके दादाजी। हम जो आज की डेट में जिस बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो होती है ई बैंकिंग। साहब ई बैंकिंग का मतलब वर्चुअल बैंकिंग होता है, यानी कि अब बैंक अपनी सर्विसेज को वर्चुअल मोड, डिजिटल मोड पर ला चुके हैं, जहां पर वो ये चाहते ही नहीं कि आपको बैंक तक चल के आना पड़े। वो कहते हैं कि हम सारी सर्विसेज आपको आपके घर पे देंगे, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, आप सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटीज उससे कर सकते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज जो वहां से ना भी कर पाए उनके लिए हमने एटीएम बना दिए हैं कि साहब ऑब्वियसली अब घर से कैश तो जमा नहीं हो सकता बैंक में, या ना ही आप कैश विड्रॉ करा सकते हैं। तो अगर कैश चाहिए तो हमने एटीएम बना दिए। एटीएम में दोनों तरीके की मशीनें लगा दी हैं, कैश डिपॉजिट भी करा लो, कैश निकाल भी लो। तो मोस्टली 99% केसेस में आपको बैंक तक चलकर नहीं जाना पड़ेगा। साहब बहुत सिंपल सी बात है, मेरा एक बैंक के अंदर अकाउंट है और मैंने आज तक उस बैंक की ब्रांच देखी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है ब्रांच, ठीक है। मेरे को भी अगर कोई पूछेगा तो मेरे को अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी और एड्रेस उसमें ढूंढना पड़ेगा कि बैंक की ब्रांच किधर है। तो पिछले 5 सालों से मेरा बैंक किधर है मेरे को नहीं पता। नाम पता है मुझे मेरे बैंक का, ठीक है जी, मुझे ये नहीं पता कि किस ब्रांच में मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है। इतना भी पता है कि हाँ दिल्ली गुड़गांव में किसी ब्रांच में खुला हुआ है, वो ब्रांच का एड्रेस कहाँ क्या है और वो ब्रांच कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि सारी बैंकिंग एक्टिविटीज मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। कैश चाहिए होता है तो मैं एटीएम से निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट मेरे जैसे बैंक जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, 70 से 80% लोग ऐसे ही हैं। 20-30% लोग अभी भी ऐसे हैं जो बैंक की ब्रांच तक चल के जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ सालों में एहसास हुआ हो तो साहब नेशनलाइज बैंक्स अपनी सारी की सारी ब्रांचेस को कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। तो मेरे एरिया की अगर मैं बात करूं तो साहब तकरीबन 3 किलोमीटर के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 6 ब्रांचेस थी, वो अब 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है ये।
हो ये रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, और आने वाले टाइम में तो जॉब पक्का जाने वाली है। तो बेटर विल बी कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कमर्शियल बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंकिंग में हो जहां पर आप नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज का ध्यान रखते हो, तब आपकी जॉब जाने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि बैंक्स ये सारी सर्विसेज को वर्चुअल मोड पर ले आएंगे, डिजिटल मोड पर ले आएंगे। कनॉट प्लेस में जनपथ रोड, एक रोड का नाम है, वहां पर कैनरा बैंक की साहब एक ब्रांच है, हो गए उस ब्रांच को खुले हुए भी। अब पूरी की पूरी ब्रांच के अंदर सिर्फ 2 एम्प्लॉयज हैं और एक बाहर गार्ड बैठा हुआ है। वो 2 एम्प्लॉयज भी सिर्फ इसीलिए बिठाए हुए हैं क्योंकि वर्चुअल बैंकिंग के लिए सबके लिए कंप्यूटर हमने लगा दिया, आप सब कुछ आओ वहीं से बैंकिंग सारी की सारी आपकी हो जाएगी। वो 2 लोग भी सिर्फ इसलिए कि कभी कहीं किसी को कुछ डाउट हो और नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे चलाना है, तो उसमें वो 2 बंदे हेल्प कर दें। तो वो कहानी यही है कि साहब वो 2 लोगों की भी जॉब की सिक्योरिटी क्या है पता नहीं है, वो लोगों की जॉब भी पक्का जाएगी किसी दिन, ठीक है। अगर आप दिल्ली में या उस एरियाज में रहते हैं तो कैनरा बैंक की नई जो ब्रांचेस आपके आसपास खुल रही हैं उनको देखिएगा, सब कुछ नहीं है उस ब्रांच के अंदर, सिर्फ एक गार्ड है और अंदर कंप्यूटर उन्होंने रखे हुए कि कोई भी बैंकर अगर आएगा, किसी भी बंदे को अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, अंदर कंप्यूटर पे बैठेगा और ट्रांजैक्शन वहां से कर लेगा। तो ये चीज तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं, बैंक तक चलकर आने की क्या जरूरत है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज डिजिटली हो, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, यानी कि डिपॉजिटर को, वो आदमी जिसको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, उसको किसी आदमी से इंटरेक्ट करने की जरूरत ना हो, डिवाइसेस हो, डिजिटल डिवाइसेस हो और वहीं से काम हो जाए, ठीक है। लिखते हैं इसके बारे में। ई बैंकिंग is electronic banking or banking using electronic media or banking using electronic media. Does a customer using a computer and a browser can get connected with the bank's website and perform all the banking functions virtually and perform all the banking functions virtually. E-banking generally provides following services. E-banking generally provide following services: automated teller machine, ATM, point of sales। पॉइंट ऑफ सेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे, 3 तरीके के पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, लेकिन जो आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं या किसी भी दुकान पे जाते हैं, अपना कार्ड स्वाइप कराते हैं, तो जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है दैट इज POS, पॉइंट ऑफ सेल।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड digital cash, electronic and digital cash, and electronic fund transfer, electronic fund transfer. ठीक है, इन्हीं को भी आके डिस्कस भी करेंगे। हेडिंग लिख लो, एक सब हेडिंग, टाइप्स ऑफ digital payments, types of digital payments, electronic funds transfer। तो साहब पहले बहुत पुराने तरीके होते थे जहां पर क्या होता था कि पहले तो एक चेक काटो, चेक को जमा कराओ। मान लीजिए एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मिस्टर ए का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और मिस्टर बी हैं उनका खाता पीएनबी में है। तो मान लीजिए मिस्टर ए को मिस्टर बी को देने हैं 2 लाख रुपए। तो तरीका क्या होता था, मिस्टर ए एक चेक काटेंगे मिस्टर बी के नाम पर और मिस्टर बी को वो चेक दे देंगे। अब मिस्टर बी उसको पीएनबी में जमा कराएंगे अपने खाते में कि साहब मेरे को मिस्टर ए ने चेक दिया है, ये लो जमा कर दो 2 लाख रुपए। अब पीएनबी शाम तक पहुंचेगा चेक क्लियरिंग हाउस में या अगले दिन पहुंचेगा। वो डिपॉजिट का तरीका होता है कि 12 बजे से पहले पहले जो आ गए, क्योंकि 12 बजे चेक्स जाते हैं क्लियरिंग हाउस में। पीएनबी उस चेक को लेकर जाएगा चेक क्लियरिंग हाउस में। वहां पर एसबीआई के भी भाई साहब एक आए होंगे और उनको वो चेक पकड़ा देगा कि भाई साहब ये लो चेक, मिस्टर ए ने काटा है मिस्टर बी के नाम और मिस्टर ए का खाता आपके बैंक में खुला और एसबीआई का ये चेक है, तो ये पकड़ लो जी चेक। वो एसबीआई के भाई साहब वो चेक लेकर आ जाएंगे अपनी बैंक ब्रांच के अंदर और उसको वेरीफाई करके कि हाँ जी सिग्नेचर सही है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो अब मिस्टर ए के खाते से 2 लाख रुपया काटकर जमा कर देंगे मिस्टर बी के खाते में। ठीक है जी। तो ये क्लियरिंग हाउस एडजस्टमेंट होती थी जिसमें 2 से 3 दिन का वक्त लगता था। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलता है भाई साहब ये फड्डे में पड़ना ही नहीं। ठीक है जी, कहानी खत्म। मिस्टर ए को जमा कराने थे मिस्टर बी के खाते में, तो मिस्टर बी को पंगा क्यों डाला? मिस्टर बी चेक लेकर के अपनी ब्रांच तक की जमा करा दो, कहानी खत्म। एक्शन होना चाहिए सिर्फ मिस्टर ए के पॉइंट पे। मिस्टर ए अपने बैंक को सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे कि भैया एसबीआई फलाने बंदे का पीएनबी का ये बैंक अकाउंट नंबर है, इसमें 2 लाख रुपए जमा करा दो, बात खत्म। ये इतना बड़ा सर्कल चलाने की जरूरत क्या है? और वो भी सब कुछ सारा काम करो आप इलेक्ट्रॉनिकली। और 2 तरीके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने के, एक एनईएफटी होता है, एक आरटीजीएस होता है। एनईएफटी 2 लाख रुपए से कम की ट्रांजैक्शन के लिए होता है, आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन के लिए होता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में। EFT is the electronic transfer of money from one bank to another, from one bank to another without any intervention from the
bank staff. The two ways in which electronic fund transfer can be done are as follows. So पहली होती है जी NEFT. तो EFT तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है. N stands for national. So national electronic fund transfer. RTGS stands for second जो B है, that is RTGS, real time gross settlement. अब ये जब ट्रांजैक्शन आप इनिशिएट करते हैं, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में विद इन सेकेंड्स. ठीक है. तो अब वो 3 या 4 दिन का तो एक तो प्रोसीजर खत्म. अब आप देखिए उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे. मिस्टर ए मिस्टर बी को चेक देते हैं, मिस्टर बी अपने बैंक में जमा कराते हैं, वहां पे कोई कलेक्टर होगा, कलेक्टर फिर गाड़ी में लेकर उन चेक्स को जाता है क्लियरिंग हाउस में, क्लियरिंग हाउस में एम्प्लॉयज बैठे होंगे, वहां से फिर एसबीआई का भी एक एम्प्लॉय आता है, वो एम्प्लॉय वो चेक को लेकर जाता है एसबीआई की ब्रांच में, एसबीआई की ब्रांच में एक बंदा बैठा हुआ है जो उसको चेक करता है और अप्रूव करता है, फिर पैसा जाता है. तब तकरीबन 6 या 7 लोग इन्वॉल्व थे. ईएफटी में तो कहानी खत्म, वर्चुअली है. भैया जी अपने बैंक को लॉगिन करेंगे, ठीक है, बैंकिंग वेबसाइट से, और वहां पे एक आरटीजीएस रिक्वेस्ट डाल देंगे और वो अपने आप पैसा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. एक भी बंदा इन्वॉल्व नहीं है. तो जो काम चेक वाले सिस्टम में 7 या 8 लोग कर रहे होंगे, इस सिचुएशन में एक भी बंदे की जरूरत नहीं है और पैसा बहुत जल्दी पहुंच भी जाएगा. ऑब्वियसली डिजिटल पेमेंट लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे और कर भी रहे हैं इसी वजह से. ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में आगे. एनईएफटी के बारे में लिखते हैं. NEFT refers to a nationwide system that facilitates individuals and firms to electronically transfer funds from any bank branch to any other individual having an account with any other bank branch in the country. RTGS is the fastest possible money transfer system through banks the minimum transaction value for an RTGS
is INR 2 lakhs, is INR 2 lakhs, और मैक्सिमम तो कोई है ही नहीं. However, there is no maximum limit. There is no maximum limit for an RTGS transaction. There is no maximum limit for an RTGS transaction. ठीक है जी. सेकंड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स. तो साहब क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में बहुत छोटा सा फर्क होता है. ये होता है पोस्टपेड, ये होता है प्रीपेड. तो यानी कि डेबिट कार्ड क्या है, आपके खाते के लिए कार्ड है. तो आपके बैंक में, सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए आपको एक डेबिट कार्ड दे दिया जाता है. वही एटीएम कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है. ठीक है, पहले अलग अलग कार्ड्स होते थे, काफी बहुत साल पहले होते थे. अब तो बहुत सालों से सेम ही कार्ड है, जो डेबिट कार्ड भी होता है और एटीएम कार्ड भी होता है. उसी को आप डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, एक ही कार्ड. वो होता है आपका प्रीपेड कार्ड, यानी कि बैंक में जितने पैसे हैं आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से. शॉपिंग करो, खाना खाओ, कैश विड्रॉ कर लो, कुछ भी कर लो उस डेबिट. तो जहां जाओ डेबिट कार्ड स्वाइप करा लो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते चले जाएंगे. क्रेडिट कार्ड के सेम कहानी है, लेकिन पैसा बैंक के खाते से नहीं कट रहा है, वो आपका एक बिल बनता जा रहा है. जैसे पोस्टपेड फोन होता है कि आप इस्तेमाल करते जाओ, आपको पैसे मिलते जाएंगे. आपको एक लिमिट दे देता है क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए 2 लाख रुपए तक की एक लिमिट दे देता है आपको, कि आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं. तो आप जहां जाओ क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराते जाओ, महीने के एंड पे बिल आएगा कि साहब आपने 60,000 रुपए की शॉपिंग करी, तो 60,000 रुपए फिर अपने बैंक खाते से जमा कराने पड़ेंगे वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए. ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में. Customers can make digital payments for online transactions for debit or credit cards. Third is the digital cash, also known as cryptocurrency. ठीक है जी. बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का नाम आपने शायद सुना हो, शायद ना सुना हो, बट बिटकॉइन का तो ऑलमोस्ट हमने सुना ही होता है. साहब ये बैंकिंग सिस्टम के बाहर है. ठीक है, आप सिंपली इसको डिजिटल कैश बोल सकते हैं, कि एक करेंसी है जिसका बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है. कुछ सरकारों ने इसको इलीगल भी बोल रखा है, बट बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस करेंसी का होता है अब. ठीक है, इवन ऑफिशियली स्विट्जरलैंड वगैरह में फर्म्स, कंपनीज वगैरह अब बिटकॉइंस में पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रही हैं. ठीक है, बट ये का बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ये नहीं है. कोई भी इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है. ठीक है, कुछ देशों में है लीगल वैलिडिटी. वैलिड क्रिप्टो करेंसी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर मेनी गवर्नमेंट्स. इंडियन गवर्नमेंट उसको साफ सीधे तरीके से बोल चुकी है कि वॉइड है, इलीगल है बिटकॉइन में ट्रेड करना. ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज है. Digital cash refers to a system in which a person can securely pay for goods and services
electronically without necessarily involving a bank to mediate the transaction. तो कुछ केसेस में बैंक्स इन्वॉल्व हैं, कुछ डिजिटल कैश में, कुछ में नहीं है. फोर्थ, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लिखेंगे जी इसके बारे में. This service can only be availed. This service can only be availed if your Aadhaar number is registered with the bank where you hold the account. Is registered with the bank where you hold the account. ठीक है साहब, तो ये आधार बेस्ड पेमेंट है. इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मोबाइल वॉलेट्स पढ़ना है, जो कि आपके पेटीएम हो गए, मोबीक्विक हो गए. सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो साहब पेटीएम ही है. तो पेटीएम की आज वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन है एंड सिमिलर वैल्यूएशन पेटीएम मॉल की है. यानी कि पेटीएम दो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं. पेटीएम एक तो जो आपका पेमेंट वॉलेट है, सेकंड इज पेटीएम मॉल, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं थ्रू योर पेटीएम बैलेंस ओनली. तो ये अपने आप में $8 बिलियन के बिजनेसेस हैं. ठीक है जी. एंड द लास्ट विल बी योर पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, जो हमने आपको बोला कि जहां पे जो आप शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, उनके पास एक डिवाइस होता है जिससे वो आपके कार्ड स्वाइप करते हैं. दैट डिवाइस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल. ठीक है. विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय.